1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे सवाल पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अधिनियम है जो साइमन कमीशन की समीक्षा पर आधारित है? साइमन कमीशन की समीक्षा पर आधारित, साइमन कमीशन की समीक्षा पर आधारित अधिनियम कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, कौन है? 1935 है। साइमन कमीशन की समीक्षा पर आधारित अधिनियम कौन सी? 1935 है। ब्रिटिश पार्लियामेंट या संसद द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए अंतिम अधिनियम है। भारत के लिए, ठीक, अंतिम अधिनियम है। अंतिम अधिनियम है। सुमन, आप अपना मतलब, ठीक है, आप लोग उस पर मैसेज करेंगे, आप लोग ऐड हो जाएंगे, आप परेशान ना होइए। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए अंतिम अधिनियम है। एक सवाल और, ऐसा कौन सा अधिनियम है जो सबसे बड़ा और सबसे जटिल अधिनियम है? तो यही नाम लीजिएगा, सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम है। सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम है। सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम है, जिसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, नमस्ते भाई, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग है। कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग हैं। ठीक है, एक सवाल याद रखना, ऐसा कौन सा अधिनियम है जो 2 भागों में लाया गया? यह सवाल जीआईसी का है। ठीक है, यह अधिनियम बड़ा और जटिल होने के कारण यह अधिनियम बड़ा और जटिल होने के कारण 2 भागों में लाया गया। याद रखना, ये क्या किया गया? 2 भागों में लाया गया। क्या किया गया? 2 भागों में लाया गया। ठीक, और कौन कौन से भाग हैं? भारत शासन अधिनियम 1935, बर्मा अधिनियम 1935। ठीक है,
हाँ यही, एक तो बर्मा अलग हुआ था ना, एक तो बर्मा अलग हुआ था और दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सवाल है वर्तमान भारतीय संविधान पर किसका सर्वाधिक प्रभाव दिखता है? तो आप कहेंगे वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है। भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का आपको क्या दिखता है? सर्वाधिक प्रभाव दिखता है। लगभग 75% यहीं से लिए गए होंगे। ठीक है, लगभग 75% यहीं से दिखे होंगे आपको। ठीक है, क्लियर हुआ भैया? समझ में आ गया है? कोई समस्या यहां तक? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब लिखने जा रहे हैं, इसको याद कर लेना। 1935 का अधिनियम बनने से पहले भारत का स्वरूप एकात्मक था। मतलब समझ में आ गया कि बताऊं? यानी सब कुछ केंद्र में था और गवर्नर जनरल उनकी कार्यकारिणी परिषद जो बना के दे देती थी, प्रांतों को मान लेना पड़ता था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बनने से पहले भारत का स्वरूप क्या था? एकात्मक था। ठीक है, किंतु इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का स्वरूप संघात्मक हुआ। भारत के शासन का स्वरूप क्या हुआ? संघात्मक शासन हुआ। ठीक है, प्रियंका सही कह रही है। आपको नंबर मिल गया है, हम यहां से कोई नंबर नहीं लेंगे। आपको नंबर मिल गया है, आप चुपचाप से वहां मैसेज करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। यहां से नंबर हम नहीं उठाने वाले। बार बार वो कह रही है तो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। भारत के शासन का स्वरूप क्या हो गया? संघात्मक हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब सवाल पूछा जाए भारत में संघीय शासन प्रणाली कब आरंभ हुई? तो आप कहेंगे 1935। आरंभ। भारत में संघीय शासन प्रणाली आरंभ। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? एक बार देखिए और बताइए, और सवाल हो? अब एक सवाल और। ठीक, एक सवाल हो। सवाल ये, ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसका प्रस्तावना नहीं था?
आज तक जितने अधिनियम या कानून बने हैं सबके अपने प्रस्तावना और उद्देश्य हैं। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसकी अपनी प्रस्तावना नहीं है। तो याद रखिएगा 1935 एक ऐसा अधिनियम है जिसकी अपनी प्रस्तावना नहीं है। ठीक। दीपक एडमिशन आप कब लिए? उन्नीस सौ 1935 का भारत शासन अधिनियम एकमात्र ऐसा अधिनियम है कल, ठीक, जिसकी अपनी प्रस्तावना नहीं है। 4 बजे डेली लाइव पब्लिक क्लास होती है टारगेट विद्यालोक पे। बाकी 5 से 6, 6 से 7 आप यहां पढ़ते हैं, जिसकी अपनी प्रस्तावना नहीं है। अब सवाल ये कि अगर इनकी अपनी प्रस्तावना नहीं है तो ये किसकी प्रस्तावना को अपना मान रहे हैं? अगर इस समय छोड़ेंगे ना, ठीक दीपक, इसीलिए मैंने बता दिया, अगर इस समय छोड़ देंगे ये 1935 वाला तो ये 1935 परेशान करेगा। इसलिए क्या करें, इसको आधे पे छोड़ना अच्छा नहीं है। खींच दूं क्या? उन्नीस सौ 19 की प्रस्तावना ही 1935 का प्रस्तावना बनी। ठीक है, याद रहेगा। आ जाओ पूजा, वही मुझे भी लग रहा है, इसको खत्म कर दो यार। देखिए मैं लिख भी रही हूं, याद रखना, इस अधिनियम में मौलिक अधिकारों का अभाव था। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लिखिए। ऐसा मौलिक अधिकार का सबसे पहली बार मांग किस अधिनियम या कहां पर दिखता है? बताओ पूजा। इस अधिनियम में मूल अधिकारों का अभाव था। याद रहेगा? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या होनी चाहिए। मोहिनी इसी को खत्म करो, और क्या है, बहुत परेशान कर रही है। पहला क्वेश्चन 1895 में अंशिका अभी अभी पढ़ाया था, इसीलिए सवाल पूछने पे गलती होती है। और अच्छा है कि क्लास में गलत भी हो लेकिन आंसर दो, क्योंकि वो जीवन में गलत नहीं होगा। फिर आपसे जीवन में गलत नहीं होगा। नेहरू रिपोर्ट के अलावा अब तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जहां आपने मूल अधिकार की मांग पाई हो। ठीक है, तो 1928 नेहरू रिपोर्ट। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बार भारत में, कंपनी में नहीं कहा, भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम में दिखता है? जल्दी से बताइए। थैंक यू। कहां लागू हुआ था, प्रांत में कि केंद्र में?
कौन बताएगा? कहाँ लागू हुआ था, प्रांत में कि केंद्र में? थैंक यू दीपक, क्या बात है, थोड़ा सा बताओ। 1919 में प्रांतों में लागू हुआ था ना, द्वैध शासन को समाप्त किया गया। अब क्वेश्चन समझना, कोई गलती मत करना, क्वेश्चन समझना। सवाल क्या कह रहा है पहले इस पैटर्न को समझना। ठीक, सवाल कह रहा है कि आपको सबसे पहली बार भारत में द्वैध शासन कहाँ दिखा, तो आपने बताया 1919 में। चलिए बहुत बढ़िया है, 1919 में मान लेते हैं। लेकिन 1919 में ये द्वैध शासन था कहाँ, तो आपने कहा ये प्रांतों में लागू था। कहाँ लागू था? प्रांतों में लागू था। कब समाप्त किया गया? आप कहेंगे 1935 में समाप्त किया गया। शब्द लिखा है 1919 में प्रांतों में लागू द्वैध शासन को इस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट याद करके नोट कर लेना। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी प्रांतों में सबसे पहली बार कब लागू था? 1919 में। उसे समाप्त कब किया गया? 1935 में। केंद्र में लागू कब किया गया? थैंक यू नीलम। केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लागू किया गया। उन्नीस और 1935 एक ऐसा चार्टर एक्ट है जो आप हर जगह इसके क्वेश्चन पाएंगे। कोई भी एग्जाम देने जाएं, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है संवैधानिक काल के विकास से, तो पक्का है यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान किया गया। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान किया गया। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसलिए सब नोट करके तैयार कर लो और सवाल देख लो। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार, यानी पूर्णतः, यानी अब से सरकार रहेगी, प्रांतों में भी सरकार रहेगी, केंद्र में भी रहेगी। पूर्णतः उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। याद रहेगा, पूर्णतः उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। गलती तो नहीं होगी अब। चलिए, इस अधिनियम द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट, 1000 बार पूछा जाने वाला पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, आप क्या कहते हैं, फेडरल कोर्ट, किसी भी नाम से पूछे ना क्वेश्चन, आप तैयार रहेंगे। किसी भी नाम से पूछे, संघीय न्यायालय यानी आप कहते हैं फेडरल कोर्ट। इस अधिनियम द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के गठन का गठन हुआ है कि प्रावधान किया गया है, बताइए।
याद रखना, गठन का प्रावधान है। क्या है? गठन का प्रावधान है, गठन हुआ नहीं है। अगर कभी मन में आए कि गठन हो गया है तो गलत है। किंतु गठन 1937 में किया गया। याद रहेगा? किंतु गठन 1937 में किया गया, प्रावधान था। थैंक यू पूजा। ये कितने सदस्य थी, ये पॉइंट इसलिए याद रखिएगा कि जब हम संघीय न्यायपालिका पढ़ा रहे होंगे भाग 5 में, तब यहां से आपको 28 जनवरी 1950 जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है वो लेना होगा, वो पॉइंट लेना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। यह 8 सदस्यीय न्यायालय था। आज आप जाएंगे घर और 1919 और 1935 के क्वेश्चन देखेंगे, फिर आप बताएंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, नाम बताइए। सात अन्य न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का नाम लिख दीजिएगा, मॉरिस ग्वेर। ये सवाल 50 बार पूछा गया है। क्लियर? ठीक है। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। ठीक, कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल में होती थी। और प्रीवी काउंसिल कहाँ थी? लंदन। क्लियर? कैसे कुलदीप, क्या हाल है आपके? इसके विरुद्ध अपील कहाँ होती थी? प्रीवी काउंसिल में होती थी। क्लियर हुआ? ये अगर आज खत्म हो गया ना तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि जितने में अकेले 1935 पढ़ते हैं ना, उतने में क्रिप्स मिशन पढ़ लेते हैं, कैबिनेट मिशन पढ़ लेते हैं, स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। इस अधिनियम के द्वारा विषयों का विभाजन, जिसे आप शक्तियों का विभाजन कहते हैं, इस अधिनियम द्वारा विषयों का विभाजन, यानी जिसे आप शक्तियों का विभाजन कहते हैं, तीन सूचियों में किया गया।
क्या बात है कुलदीप, नहीं नहीं बहुत लेट नहीं, आप सही टाइम पे हैं। ठीक, बस थोड़ा सा आप इसको तैयार कर लेना, ये काम करना। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा विषयों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। तो चलिए भाई विभाजन कर दें। संघ सूची, इसका मतलब इस समय संघ सूची बन चुकी थी, क्योंकि एकमात्र ऐसा अधिनियम, जो अधिनियम पहली बार संघात्मक शासन को निर्धारित कर रहा है। जरूर याद रखिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा। इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे यूनियन लिस्ट बन चुकी थी। ठीक है, दूसरे में आ जाइए, राज्य सूची। तीसरे में आ जाइए, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों का निर्माण हुआ है कहां? भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक, तो ये आ जाइए स्टेट लिस्ट, और ये कॉन्करेंट लिस्ट। सही है, ये 3 सूचियों की ओर हम लोग बढ़ गए। तभी तो भारत के संविधान में तीनों सूचियों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम से लिया गया। तो समवर्ती सूची भी तो यहीं से ली गई है ना? क्यों? समवर्ती सूची भी यहीं से ली गई है। एक बार देखिए और बताइए मुझे। कितने विषय थे? 59 थे। कितने थे? 54 विषय थे। कितने थे? 36 विषय थे। अब तो जब केंद्र राज्य संबंध बताएंगे तब बताएंगे। थैंक यू कुलदीप, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। थैंक यू अगेन। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926। क्या बात है। आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन किया गया। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम कब बना था? कौन बता सकता है? कब बना था भारत परिषद? आयोग या अधिनियम कह दीजिए, क्योंकि उस समय जितनी चीजें आई थी सबको समाप्त किया जाएगा। अठारह में बना था। भारत सचिव को सहायता देने के लिए, अगर आपको याद हो,
15 सदस्यों की भारत परिषद अधिनियम का गठन हुआ था, उसी को समाप्त किया गया, उसी को समाप्त किया गया। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान। कुछ ऐसा पॉइंट जहां तक डाउट हो तो बताएं मुझे। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान। अवशिष्ट विषय उन्नीस सौ 1935 दोनों में बात कर रहे हैं। किसके पास था? गवर्नर जनरल में समाहित। कोई पॉइंट बचा? गवर्नर जनरल में समाहित, कोई पॉइंट नहीं बचा है। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन के अधिकार को एकदम बढ़ा दिया गया। मतलब आप ये नहीं समझ सकते थे कि अब इसको रोका जा सकता है। जो 1919 में आग लग गई थी वो एकदम परेशान हो गई और अब ये पूरे में शामिल हो गई। सांप्रदायिकता का जो आधार था ये पूरे में शामिल हो गई। ठीक है। सांप्रदायिकता के निर्वाचन अधिकार को बढ़ाते हुए हरिजन, महिला, सिख, यूरोपीय भारतीय, ये तो थे ही पहले से, तो इनको मैं लिख नहीं रही हूं। यहां उन्हीं का नाम मैं लिखने वाली हूं जिनको अभी अभी शामिल करके विस्तार किया गया। ठीक है। अभी बताते इसको। यूरोपीय भारतीय, ईसाई भारतीय, क्लास पूरी बाद में भी देख लेना, देख जरूर लेना। आंग्ल भारतीय, जितने भी आपको याद आ जाए सबको शामिल कर दीजिए। ठीक, सबको शामिल कर दीजिए। पहले देखिए और बताइए मुझे। ठीक है। लेकिन एक चीज नोट कर लेना, हरिजनों और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। कभी पूछा जाए तो याद करके बता देना। क्लियर हुआ यहां तक? एक बार देख के बताइए, कुछ छूटा?
मुझे तो नहीं लग रहा कुछ छूटा। अब तक हम लोग जब पढ़ रहे थे, ठीक, भारतीय संघ चल रहा था, ठीक, अब तक हम लोग जब पढ़ रहे थे, ठीक, ईशांत ईशांत पहले इसी को खत्म करो, ठीक, पहले इसी को खत्म करो, एकदम से इसको खत्म करो। आज ये पूरा इसी पे खत्म। इसके बाद कल से जब क्लास चलेगी ना तो कैसी होगी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 2 पढ़ लिया, फिर थिंकर शुरू कर दिया। यहाँ बहुत बोझिल है, बहुत। और जो चीज आपसे किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती वो चीज आपसे यहाँ पूछी जाती है, इसलिए आप क्या करते, इसको तैयार करते। ये कभी भी किसी भी कंपटीशन के मेन आधार नहीं होते हैं, ठीक। ये अक्सर आपसे केवल टीचिंग वाले में पूछी जाती। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि अखिल भारतीय संघ और अखिल भारतीय महासंघ 2 शब्द, तो पहले क्या था? केंद्र था। ध्यान से सुनना, पहले केंद्र था। क्यों? क्योंकि केंद्र इसलिए रखा गया था कि गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से जो प्रांत थे अलग अलग, उन प्रांतों पर पूर्णतः क्या करता था? शासन प्रशासन करता था। इसलिए केंद्रीकरण की भूमिका थी। संघ शब्द नहीं आया था, फेडरल शब्द आया ही नहीं था। और फेडरल लाया क्यों गया, सुनिए। इसी बीच जब तक ये हम लोग कर रहे थे तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था उसमें इनको हमसे पूरी तरीके से क्या चाहिए था? सहयोग चाहिए था। 2 चीजें याद कर डालना, ठीक है। कसम से चिंता मत करो, ईशांत आज इसे तलवार वलवार जो मिल जाए सबसे खत्म कर देंगे। एक तो इसमें सहयोग चाहिए था, दूसरा क्या चाहिए था? अगर हम इसी को लेकर चलते रहे तो ये क्रांतियां बार बार बढ़ाएंगे तो केवल और केवल इसका प्रभाव आप धर्म पे रखो, प्रांतों पर नहीं रखो। और कितना भी विवाद हो जाए, कुछ प्रांत मेरे अधीन होने चाहिए। तो इन्हें पता था कि इनको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनसे हमें मनमाना कर, मनमाना चीजें, मनमाना सुविधा मिलता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा मिलता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रांत कम है, जहां हम डायरेक्ट शासन करते हैं वो कम है। इसलिए हम क्या करें? मुख्य आयुक्त के प्रांत बांट दें, देसी रियासत के प्रांत बांट दें और ब्रिटिश भारत प्रांत बांट दें। इसका मतलब हम क्या करें? हम अब जो बंटवारा करें ब्रिटिश भारत का वो कैसे करें? तो इन्होंने कहा ऐसे करते हैं। एक तरफ देसी रियासत, और देसी रियासत हमसे कहती है कि आप हमें खुला छोड़ दो, हम सुविधा देंगे, दे ही रही है। ब्रिटिश भारत बहुत 11 प्रांत है, ठीक है, ये हमसे डरते हैं, ये तो है ही। अगर हम आयुक्त प्रांत नहीं मिलाएंगे, आयुक्त प्रांत नहीं मिलाएंगे, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो हम अपने साथ लेकर आना चाहते, ये यूनियन हमें नहीं देना चाह रहे थे, ना ही हमें फेडरल देना चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि इतने वर्गों में बांट दे कि सबका शासन हम करें। और जिस समय ये इस वर्ग को बांट रहे थे उस समय कांग्रेस भाषा के आधार पर प्रांत मांग रही थी। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड करना चाह रहे हैं और अब ये प्रांतों के आधार पर डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तक मैं इन्हीं को लेकर संघ में शामिल होता था, अब ये भी आए, अब संघ नहीं, हमें महासंघ चाहिए। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर अप्रत्यक्ष रूप से सबको गवर्न नहीं करेंगे, फिर ये होम रूल लीग के नाम से, फिर ये 1857 के नाम से, फिर ये 1885 के नाम से क्या करेंगे? हमें परेशान करेंगे और क्रांतियां करेंगे। तो एक महासंघ के रूप में बैठाकर शासन तो हम ही को करना है, शासन तो हम ही को करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर आपको याद हो, भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना हुई है, भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना हुई है। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये जो 11 प्रांत थे ब्रिटिश भारत के, इनमें 6 प्रांत
ऐसे थे जहां इन्होंने द्विसदनात्मक विधायिका बनाई। ये सब बना के एक महासंघ का गठन करना चाहते थे। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से देशी रियासत को लेना चाह रहे थे। आयुक्त प्रांत जो बाहर थे उन्हें भी 1935 में शामिल कर लिया ताकि ये क्या कहलाए, अखिल भारतीय महासंघ कहलाए। अब सुनिए, इस अगर कभी पूछा जाए 1935 का अधिनियम पूर्णतः सड़ा और गला अधिनियम है, किसने कहा? यानी ये आलोचना कर दी, एकदम सड़ा और गला अधिनियम है। कौन बताएगा? दूसरा, यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है किंतु इंजन का अभाव है। ब्रेक तो है किंतु इंजन का अभाव है। ये किसने कहा? थैंक यू कुलदीप, थैंक यू डियर। मोहम्मद अली जिन्ना। पूर्णतः सड़ा और गला अधिनियम। एक ऐसी गाड़ी हमें मिली है जिसमें ब्रेक है, ज्यादातर रुक जाती है, चलती कम है। ये जवाहरलाल नेहरू। पूरा नाम लिखूं वरना आप कहेंगे कि मैम ये मोतीलाल नेहरू भी तो हो सकते हैं। कुछ नहीं मिला। इस भारत शासन अधिनियम से इन्होंने अपने महासंघ को मजबूत किया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? अपने महासंघ को मजबूत किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। क्लियर हुआ? समझ गए? ये रहा भैया भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1700 क्या, हम लोग 14वीं 15वीं शताब्दी कस्तूनतूनिया से चले हैं और आज जाके 1935 खत्म किए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।